ये है सेकेंड लैंग्वेज हिंदी क्वेश्चन पेपर आईसीएसई बोर्ड का, जो आप आज परीक्षा लिखे हैं। और अब हम चलते हैं सही प्रश्न और उनके सही उत्तर की ओर, कि पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर क्या है, जिसके लिए आपको पूरे अंक मिलेंगे। आपने क्या लिखा है और उसका सही उत्तर क्या है, आप एक बार मिला लीजिए और अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए कि आपको कितने आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो सेक्शन ए से पहला प्रश्न है ऐसे राइटिंग का कि आधुनिक समय में विज्ञापन हमें कहाँ कहाँ किस रूप में दिखाई देते हैं, यानी विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर अपने विचार निबंध रूप में लिखिए। मतलब अब देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट ही दिखेगा, हर जगह होता है। और किसी भी कोई दुकान खोलता है छोटी या बड़ी, तो लोग लगते हैं कि भाई कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, प्रचार किया जाए। और सामान भले ही खराब हो, लेकिन ऐड में जब लोग प्रचार कर रहे होते हैं तो बड़ा आकर्षक चित्र और बातें बोलते हैं। तो खैर ये बातें आपको लिखनी रहेंगी और मैं आगे फिर चर्चा करूंगा आपसे। फिर वर्षा ऋतु मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों के मन को खुशियों से भर देती है। मेघ आए, आप पढ़े हैं ना, मेघ आए बन के संवर के, तो उससे कुछ बातें रहेंगी और आप पहली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। और बारिश होती है तो पढ़ना क्या, देखते ही हैं कि बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, खुशी का माहौल हो जाता है। तो आपको इस तरह से संबंध लिखना है। खैर, आप भी किसी ऐसे ऋतु यानी सीजन के दिन का वर्णन कीजिए जब आपने अपने परिवार और मित्रों के साथ खूब आनंद मनाया था। तो वो एक दिन बताइए। तो कह रहे हैं कि भाई वर्षा ऋतु में ऐसा होता है, तो आप किसी भी ऋतु के बारे में, कोई भी सीजन, गर्मी, जाड़ा या बरसात, लिख सकते हैं कि आपने कैसे कैसे आनंद किया था। फिर आधुनिक युग में भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है। यह हमारी धरती के साथ साथ मनुष्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। इस ग्लोबल वार्मिंग को मनुष्यों तथा सरकार के संयुक्त प्रयासों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके कारण तथा इससे होने वाले नुकसानों पर अपने विचार प्रस्ताव रूप में लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, उसका कारण क्या है। तो देख ही रहे हैं कि विश्व तापांतरण यानी जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है ना, इसको विश्व तापांतरण भी बोलते हैं, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और जगह जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां लगती जा रही हैं। लोग घरों में एसी का प्रयोग कर रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण होगा दुष्परिणाम, एक दिन ऐसा आने वाला है, ग्लेशियर पिघलेंगे और डूब जाएगी ये दुनिया। जो लोग समुद्र के किनारे हैं वो पहले डूब जाएंगे और बहुत सी परेशानियां आएंगी। तो इस तरह की बातों को अगर आपने प्रयोग में लाए हैं, कहे हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो अच्छे अंक आएंगे। सरकार के प्रयास यानी सरकार इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, आदि आदि बातें हैं जो आप मेरे ख्याल से अच्छे से जानते हैं और मैं आगे भी फिर इस पर चर्चा करेंगे। अगला है, एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका आरंभ इस वाक्य से हो, यह मेरे लिए अत्यंत खुशी का पल था। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो कोई ऐसा टाइम जब आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो क्यों लगा, कैसे लगा, वो क्या था। नीचे दिए गए चित्र ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा संबंध इस चित्र से है। तो वही देख रहे हैं, दो बच्चियां हैं, बड़ी बच्ची जो है छोटी बच्ची के बाल संवार रही है, बाकी और सब बातें, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सीढ़ी भी किसी घर की सीढ़ी नहीं दिख रही है। खैर आदि बातें, आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन है, आपके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी इन साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था जिसमें आपने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था।
इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या लाभ मिला था, इस विषय पर अपने मित्र को पत्र लिख करके बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। साइंस एग्जीबिशन में आपने भाग लिया, आप क्या किए थे, क्या फ़ायदा हुआ। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, बोलना पड़ता है, तो एक तो आपको बोलने का जो कॉन्फिडेंट है, यानी जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है लोग। और कुछ काम जब हम करते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट, तो बहुत सीखने को मिलता है, हम सीखते हैं, प्रैक्टिकली हो जाता है। जो चीज़ हम पढ़े हैं कि इसको ऐसे करना है, जब हम उसे करते हैं तो और अच्छा आ जाता है। अगला है, आपको आधार कार्ड बनवाने की आवश्यकता पड़ गई है। उस आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जन सेवा केंद्र के अधिकारी को अनुरोध पत्र लिखिए। कॉमन है कि भाई ज़रूरत है, तो क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये बात और आजकल लगाई है, भीड़ लगी रहती है। यह है अपठित गद्यांश। आप पत्र चाहे फॉर्मल लिखे हो या इनफॉर्मल, आप अगर एनवलप बनाए होंगे तो अच्छे अंक आपको ज़रूर मिलेंगे। ये जो अपठित गद्यांश है, इसके लिए हम बाद में फिर इस पर आते हैं। एक बार पहले हम सामान्य जो जनरल ग्रामर है वहाँ चलते हैं, फिर प्रश्न उत्तर, फिर आएंगे हम यहाँ पर। निर्मल का विलोम चुनकर लिखिए। मलिन, ठीक है, नहीं मैला। अगला है, वस्त्र के उचित पर्यायवाची शब्दों के जोड़ा चुनकर लिखिए, यानी दोनों सही कौन कौन से हैं, तो पट और वसन, जहाँ टिक मारा गया है यही उत्तर है इसका सही। फिर है मूर्ख की भाववाचक, मूर्खता जिस पर टिक मारा गया है बिल्कुल सही उत्तर है वो। फिर शक्ति का विशेषण चुनकर लिखना है, शक्तिशाली। मिठाइयाँ शब्द का शुद्ध रूप है मिठाइयाँ, डी जो सही निशान दिख रहा है वही सही उत्तर है। रंग उड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो है चुनना है, चेहरा फीका पड़ जाना यही सही उत्तर है। अगर आपने ये उत्तर लिखा है तो आपको इसके अंक पक्का मिलेंगे। फिर है भाई, उचित शब्द चुनना है वाक्यांश के लिए। देखने योग्य का होता है दर्शनीय, तो ताजमहल दर्शनीय है यही सही उत्तर है। अगर आपने लिखे हैं ये तो आपको पूरा अंक मिलेगा। यहाँ है, निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए, जबकि यहाँ पे शब्द देना चाहिए, वो वाक्य दिए हुए हैं और हमने ऑप्शन में दिए हुए हैं शब्द, तो ये बोर्ड की कुछ यहाँ पे गलती दिख रही है। निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए इन्होंने कहा है, और यहाँ ऑप्शन में क्या है, उचित शब्द दिया हुआ है, तो खैर ये बोर्ड की गलती है यहाँ। आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, तो चरम का रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग चुनकर जो है ना लिखिए। तो अब इस चूंकि उचित वाक्य बताइए इन्होंने कहा है, उचित वाक्य अगर बनाइए होता तो खैर ये भी सही होता। अब यहाँ अगर इनकी जो गलती है, यहाँ वो गलती, ये आप जो इन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे कीजिए, तो यहाँ उनकी गलती कवर कर ली गई है कि शब्द चुनिए। तो खैर चर्म का सही ऑप्शन और सही शब्द है, उचित शब्द है चरम। महंगाई, आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, यानी महंगाई बढ़ जा रही है ना, रेट बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो खैर अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर, जो साहित्य सागर से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और आज हम क्लास में पहुँचे थे और बच्चों से हमने सुबह भी इनकी चर्चा किए थे कि हाँ ये पाठ पढ़िए और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और संयोग से सारे प्रश्न हैं। बात अठन्नी की, सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। तो ये लोग कौन हैं? इंजीनियर बाबू हैं, शेख सलीमुद्दीन हैं, जज साहब। उपरोक्त कथन को सोचने वाला व्यक्ति कौन है, कौन ऐसा ये सोच रहा है, इस कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर किस व्यक्ति से क्या अपराध हो गया था, कारण स्पष्ट कीजिए, किससे क्या गलती हो गई थी। तो आपको पता ही है रसीला जो है गलती किया था, क्या अठन्नी की चोरी कर लिया था।
फिर दोनों हाथों से धन बटोरने वाले लोग कौन हैं? अभी अभी हमने बताया, इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं और शेख सलीमुद्दीन है जज साहब। जो लोग बहुत ज़्यादा यानी 500, 1000 आदि यानी इससे भी ज़्यादा रिश्वत लेके गलत को सही और सही को गलत ठहराने का काम करते हैं, फिर भी उनको कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं। घूस लेते भी हैं और घूस देते भी हैं। और बेचारा रसीला अठन्नी की चोरी किया और पकड़ा गया। रिश्वत देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे जेल की हवा खानी पड़ी। तो खैर, पाठ के आधार पर उनकी मानसिकता अर्थात वो लोग रिश्वतखोर हैं। खैर, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहानी का उद्देश्य बताइए यही कि भाई यहाँ जो बड़े बड़े चोर हैं उनको कुछ नहीं होता है, और जो छोटे हैं जिन्होंने, खैर चोरी तो चोरी है, छोटी है या बड़ी है, लेकिन भाई सजा भी तो सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन जो बड़े चोर हैं वो फिर से रिश्वत दे के छूट जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। और रिश्वत, अगर मान लीजिए चोरी करने वाला अपराधी है तो जो रिश्वत दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, वो भी अपराधी है। तो उन अधिकारियों को, जो अधिकारी रिश्वत लेके चोर को छोड़ देते हैं, जो वकील या जज रिश्वत ले करके गलत को सही कर देते हैं और सही को गलत, उन्हें भी तो जेल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। इन्हीं बातों को इस पाठ में बताया गया है। दो कलाकार। चित्रा को कहाँ जाना था और क्यों जाना था? चित्रा को विदेश जाना था अपनी चित्रकारी की पढ़ाई करने के लिए। चित्रा तथा अरुणा का परिचय दीजिए। दोनों अच्छी मित्र हैं। एक को समाज सेवा में बड़ा प्रेम लगता है, अच्छा लगता है, मन लगता है, और दूसरे को चित्रकारी पसंद है। और बहुत सी बातें हैं जो आपको अच्छे से आती हैं। और चित्रा को आने में देर क्यों हो गई? क्योंकि गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन बुढ़िया मर गई थी, जिसके बच्चे उसे लिपट के रो रहे थे। और चित्रा ने देखा तो उसको लगा कि चलो एक अच्छा सा चित्र बनेगा इस पर, और वो खड़े खड़े एक रफ चित्र उसने बना लिया। उसने कुछ किया नहीं, यानी उनकी मदद में नहीं, बल्कि उसने अपना स्वार्थ देखा कि चित्र बड़ा अच्छा बनेगा, और इसलिए उसको देरी हो गई थी। और इसमें पूछा गया, ये हमारी जो बहुत सी वीडियो हैं इस चैनल पर, उमेश चंद यादव हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, इस पे हमने बताए हैं बार बार कि दोनों में से सबसे अच्छा कलाकार कौन है, वास्तविक कलाकार कौन है? तो अरुणा, क्योंकि उसने जिंदगी बनाई लोगों की। उसने अपनी कला का प्रदर्शन, अपनी कलाकारी समाज सेवा के लिए दिखाई है, इसलिए वास्तविक कलाकार अरुणा है। और उनके उदाहरण दे सकते हैं, वो गरीब बच्चों को जो है अपने घर बुला करके पढ़ाती थी, फिर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए गई थी चंदा इकट्ठा करके, और फिर उन अनाथ बच्चों को, जिसका चित्र बना करके चित्रा प्रसिद्ध हुई, उन्हीं बच्चों को अरुणा ने अपने घर उनका पालन पोषण किया, उन्हें अपना बच्चा बना ली, और उसने इस प्रकार एक अच्छी समाज सेविका होने का उदाहरण प्रस्तुत किया। काकी, भोला कौन था? उसके अनुसार किसने पतंग मंगाई? तो भाई सीधी सी बात है, भोला ने कहा इन्होंने मंगाई, यानी इन्होंने अर्थात श्यामू ने। भोला कौन है? नौकरानी का लड़का है। पतंग मंगाने का कारण क्या था? श्यामू को लगा कि पतंग आसमान में उड़ाएंगे, भगवान तक पतंग जाएगी, उस पर हम काकी लिख देंगे, हमारी काकी भी उसे पढ़ के भगवान हमारी काकी को भेज देंगे, नीचे आ जाएगी। ऐसी इस तरह की बाल कल्पनाएं हैं उसकी। तो काकी को बुलाना चाहता था। मैंने आपको ये कीवर्ड बोले हैं, इन्हें सही अच्छे से फ्रेम करके लिखना है। अगर आप ऐसे लिखे हैं तो आपको अंक मिलेगा। विश्वेश्वर का परिचय दीजिए। तो भाई श्यामू के पिता हैं और उनकी पत्नी की देहांत हो गई है, इसलिए वो हतबुद्धि तो कब रहे जब उन्होंने बच्चों को ना थप्पड़ मारा था और देखे कि उस पर लिखा हुआ है काकी। तो काकी देखते ही वो हतबुद्धि रह गए, यानी उनकी बुद्धि मारी गई। उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें अब, क्योंकि लगा इनको कि अरे बच्चे तो माँ के प्रेम में बहक गए थे और इन्होंने ऐसा किया है। तो अब वो खड़े रह के सोचने लगे, समझ में नहीं आया कि क्या करें। उनकी थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। यह कहानी बच्चों के स्वभाव की किन विशेषताओं को प्रकट करती है? बच्चे माँ से बहुत प्रेम करते हैं, माँ के बिना बच्चे रह नहीं सकते, और अपनी माँ को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार श्यामू ने चोरी भी कर लिया, पिता के जेब से पैसे निकाल लिया, आदि आदि बातें जो उसने किया है, बच्चे करते हैं। बाल मनोविज्ञान है। खैर, और भी बातें आप लिखेंगे, ये बातें लिखे हैं तो आपको अंक तो आना ही आना है।
जब मैं था तब हरी नहीं। बड़ा ही अच्छा पाठ, छोटा ही पाठ। कविता यह पंक्तियाँ किस भाषा में रचित हैं? उक्त पंक्ति में मैं शब्द का अर्थ। तो चूंकि कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, सधुक्कड़ी है। ये जहाँ भी जाते थे उपदेश देने, वहाँ की लोकल यानी क्षेत्रीय भाषा को भी सीखते थे और अपने दोहों में, अपनी कथनों में उनका प्रयोग करते थे। मैं शब्द का प्रयोग इन्होंने अहंकार के लिए किया हुआ है। मैं मतलब अहंकार, क्योंकि जब अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। पहली पंक्ति में ये क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं थे। हमारे अंदर जब अहंकार था तो भगवान नहीं थे। तामे दो न समाही, यानी कह रहे कि जो प्रेम गली है ना, बहुत सांकरी है, बहुत पतली है, इसमें दो नहीं रह सकते। यानी अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर अहंकार है, भगवान चाहिए, तो अहंकार को निकालना होगा। कबीरदास कवि से अधिक समाज सुधारक हैं। बात भी सही है, क्योंकि इन्होंने समाज में जो भेदभाव है ना, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर जो भेदभाव है, इसको दूर करने के लिए इन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया और लोगों को यही बताते रहे, मानव धर्म से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। हम इंसान हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए ये कवि कम समाज सुधारक थे। इन्होंने बताए हैं, नैतिक दोहे हैं इनके कि हमारे जीवन में कैसे रहना चाहिए। इन बातों को इन्होंने दोहों के माध्यम से समझाया। स्वर्ग बना सकते हैं, इस पाठ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। बड़ा ही मज़ेदार पाठ है ये। इस कविता में धर्मराज कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो युधिष्ठिर को, यानी पांडवों के बड़े भाई को। फिर धर्मराज को यह संदेश कौन दे रहा है? तो भीष्म पितामह जी ये संदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह, अगर आपने ये लिखे हैं तो आपको तो अंक जरूर मिलेंगे। कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? तो भाई, कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन, यानी मनुष्य को इस जीवन में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और इस धरती पर जन्मे हुए सभी व्यक्ति को जीने का समान अधिकार है। सभी एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहें। कोई अपने जीवन से, अपने किसी व्यवहार से किसी के जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। मानव जीवन के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं, आशंकाएं उपस्थित हैं? ये बाधाएं, आशंकाएं कैसे दूर हो सकती हैं? तो भाई, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, चोरी है, लूट, हत्या, पाप, ये सारी बाधाएं हैं। भेदभाव है, ऊंच नीच, जाति पाति। तो इनको दूर करने के लिए करना क्या होगा? सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकार का हनन ना करे। सभी जो लोग भी इस धरती पर जन्म लिए हैं, सभी को जीने का समान हक है, समान अधिकार है। हम सभी को यही सोचना चाहिए, तभी संभव होगा। भव शब्द का अर्थ है संसार, विश्व, वर्ल्ड, दुनिया। इन्होंने ये बताया है, यहाँ है देखिए, यानी जब तक इस धरती पर सभी को, मानव को कह रहे कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं होगा। यानी हर मनुष्य को जब तक उचित सुख नहीं मिलेगा, सबके साथ न्याय नहीं होगा, तब तक इस भाव में, संसार में, यानी पूरी धरती पर शांति नहीं होगी। मातृ मंदिर की ओर कविता, इससे है ये प्रश्न। व्यथित शब्द का यानी दुखी होगा अर्थ। किसका हृदय दुखी है? तो कवयित्री का है। अपना वो सुख दुख किससे कहना चाहती हैं और कैसे? तो माता से, भारत माता से। मंदिर में जो माता की मूर्ति है, इससे हम बोल सकते हैं। चरण छू करके, रोके गाके कहना चाहती हैं। फिर कविता के आधार पर बताइए कि मातृ मंदिर का मार्ग दुर्गम किस प्रकार है? क्योंकि रास्ते में बहुत बाधाएं हैं, यानी लोग वहां जाने नहीं देते, चोर उचक्के हैं, आदि आदि बातें। अंग्रेजों द्वारा परेशान किया जाता है, सामाजिक बाधाएं हैं, पारिवारिक बंधन हैं, आदि आदि बातें। कई बार लोग घर से निकलना, यानी औरतों को लोग अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते, इसको बाधा बोल सकते हैं, सामाजिक बाधाएं हैं। कई बार लोग, किसी समाज के लोग औरतों को बाहर या मंदिर अकेले जाने, आदि आदि बातें हैं, से मान्यता नहीं देते हैं। इन्हीं बाधाओं को कहा गया है। कविता का मूल भाव यानी उद्देश्य कह रहे हैं कि मोरल ऑफ द
पोयम आपको बताना है। खैर बहुत बार हमने बताए हैं। बहू की विदा पाठ से ये प्रश्न है और समय बड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। फिर मातृभूमि का मान, और मेरे चैनल पर इनकी वीडियो भी उपलब्ध है। अगर आप समझ नहीं पाए हैं या अगली साल की तैयारी जो आपके भाई बहन मित्र कर रहे हैं उनके लिए आप जरूर बताइएगा, बड़ा ही उपयोगी रहेगा। दीपदान देशभक्ति कविता नहीं सॉरी, दीपदान एकांकी से है ये नाटक। तो दीपदान जो है यानी चूंकि अभी जो हम पढ़े मातृ मंदिर की ओर वो कविता है देशभक्ति, और यहाँ ये नाटक जो है ये एकांकी से पाठ आया है, यह भी देशभक्ति का है। तो कई बार खैर आईसीएसई बोर्ड अपना यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न पूछने का जो है ना रवैया इन्होंने बदला है। कई बार देशभक्ति कविता भी हो गई और एकांकी से भी आ गया। खैर नया रास्ता से ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इनकी चर्चा फिर करूंगा जरूर। जरा एक बार आप पूरे प्रश्न तो देख लीजिए ताकि आपको लगेगा कि हाँ यही हमारा क्वेश्चन पेपर है। नया रास्ता से ये 16वां प्रश्न, धनीमल जी कौन है तथा वे कहाँ क्यों गए थे। फिर अमित का परिचय देते हुए बताइए कि उसे फल की पेटी एक आंख भी क्यों नहीं भा रही थी। मुहावरा है एक आंख भी न भाना, मतलब बिल्कुल पसंद ना आना, मैंने तनिको पसंद ना आई, ठीक ना, तनियो मनी निमन ना लगल। यहाँ किस रिश्ते की बात हो रही है। क्या अमित इस रिश्ते से प्रसन्न था, यदि नहीं तो क्यों, स्पष्ट करें। अमित द्वारा फल की पेटी लाने के पीछे उद्देश्य पूछने पर धनीमल जी ने क्या उत्तर दिया, उनके उत्तर को सुनकर अमित की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये प्रश्नों के उत्तर थोड़ी ही देर के बाद मैं प्रस्तुत करूंगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश चंद यादव। आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस पूरा ही इस चैनल पर उपलब्ध रहता है। आप इस चैनल से बने रहें, आपके मित्रों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें। अगली साल के लिए भी उनको उपयोगी होगा जो लोग अभी 9वीं में हैं 8वीं में हैं। खैर मुझे देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जितना हो सका मैं आपकी मदद करते रहता हूँ, प्रयास करते रहता हूँ ज्ञान बांटने का। आप जुड़े रहें, फायदा होगा। मैं इन प्रश्नों का उत्तर भी यथाशीघ्र देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।